हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू चर्चा शुरू कर रहे हैं वहीं से कि जहाँ छोड़ कर गए थे। बात करके गए थे डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है ना जी? वहीं से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। बाबू यहाँ से मतलब इस चैप्टर से तो बिल्कुल मत छोड़ना इको। फर्स्ट चैप्टर का ना शायद कभी कोई रिलेशन किसी और चैप्टर के साथ नहीं आएगा, जो सर्कुलर लॉ ऑफ इनकम हमने पढ़ा था। पर इस चैप्टर का रिलेशन आगे हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज होगा, तो यहाँ से आप चैप्टर नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? और जिसका लास्ट लेक्चर छोटा है बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, कोई रास्ता नहीं है उसका। ठीक है जी? चलो जी, सब सामने देख रहे हैं। जितना बेटा मैंने उस दिन पढ़ाया था उतना लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलकर रिवाइज कर दूंगा। ठीक है जी? और बाबू आगे हम लिख लेंगे। सब सामने देखना, पहले पहले रिवीजन करते हैं। बाबू सॉरी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे थे हम। डोमेस्टिक टेरिटरी में बेटा तीन अलग अलग पोर्शन है। मीन्स पोर्शन, इंक्लूड पोर्शन और डज नॉट इंक्लूड पोर्शन। मीन्स पोर्शन में सबसे पहले हमने पढ़ लिया था किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। सबसे पहले उस देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन सेम है। पर मैंने कहा था बेटा, अगर मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा ना पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ एनी कंट्री, तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ में डेफिनेशन समझो एक तरीके से। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, तभी जाके आपको डाइजेस्ट होगी। तो यानी कि बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ठीक है जी? फिर बेटा बात आई एंड इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल कर लोगे और इंडिया में। बाबू यहाँ हमने तीन बातें पढ़ ली हैं, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहली बात, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। बाबू डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूड कर लो? कहता है शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री। अगर शिप या एयरक्राफ्ट का ओनर और ऑपरेटर, दोनों शर्तें हैं साथ में, ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय। अगर ओनर और ऑपरेटर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो चाहे वो शिप, चाहे वो वेसल, चाहे वो एरोप्लेन, चाहे वो एयरक्राफ्ट, दुनिया के किसी भी दो कंट्री के बीच क्यों ना है, इट इज कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। याद आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? जो भी मैंने भी बोला समझ में आई बात? ठीक है ना जी? बाबू शिप हो, वेसल हो, एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, अगर दो ही शर्तें हैं, अगर ओनर और ऑपरेटर इंडियन है, तो चाहे बेटा वो दुनिया के किसी भी दो देश के बीच में क्यों ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो इंडिया है। ठीक है जी? दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म operated by the normal resident in the international water where they have the exclusive right of operation. फिशिंग वेसल हो, चाहे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग हो, चाहे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो। फिशिंग वेसल मतलब वो वेसल जो इससे फिशिंग की जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 50-50 हजार करोड़ का एक है, जो हाई सीज में चलता है, जिसका काम बस ये बताना है कि हाँ ओशन में यहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर आप इतनी गहराई में जाओ तो आपको शायद क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस मिल जाए। चलते चलते ही बता देते हैं, तभी इतनी वैल्यू रखते हैं। और बेटा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब कुछ भी पानी के ऊपर तैरता हुआ, कुछ भी हो, सबके लिए वर्ड लगा सकते हो फ्लोटिंग का। तो कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, या ओन्ड वर्ड नहीं है, ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ओ व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल वाटर? मैंने बताया था किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 200 न्यूटिकल माइल तक वही कंट्री मानी जाती है। उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? इंटरनेशनल वाटर। तो वो ये इंटरनेशनल वाटर जो है, क्या इसके एक्सक्लूसिव राइट खरीदे जा सकते हैं? जैसा कि इस पॉइंट में आता है बेटा, बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके एक्सक्लूसिव राइट बेचती है, उसके बदले में ठीक ठाक सम चार्ज करती है, वो इसके एक्सक्लूसिव राइट बेचे जाते हैं।
अब मुद्दा ये उठता है कि इन तीनों में से कोई भी चीज अगर एक इंडियन ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर में, क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव राइट खरीदे हैं, इट इज कंसीडर्ड टू बी द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। या घूम फिर के सारी कहानी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, ऑपरेटर इंडियन होना चाहिए और इंटरनेशनल वाटर का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद बेटा तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जब इसने बोला ना एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ऑफ अ कंट्री मीन में इंडिया, मैं इंडिया के एंगल से पढ़ रहा हूँ। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रॉड, दुनिया के जिस मर्जी क्वेश्चन जिस मर्जी देश में हो इंक्लूड कर लेना इंडिया की डेफिनेशन। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इट इज इंडिया। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन श्रीलंका, इट इज इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, इट इज इंडिया। इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज इंडिया। इंडियन कॉन्सुलेट्स इन न्यूजीलैंड, इट इज इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? मैंने आपको बताया था, और वो कई बार आप न्यूज में सुनते हो कि दो देश की आर्मी ने एक साथ इकट्ठे प्रैक्टिस करी, दोनों देशों की आर्मी ने एक मिलिट्री कैंप लगाया, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगाया। वो यही होता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जब दो देश की आर्मी इकट्ठे मिलिट्री कैंप लगाती है। ठीक है ना जी। तो चाहे इंडिया की एम्बेसी हो, चाहे कॉन्सुलेट्स हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इट इज इंडिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ाएं बात को। बाबू इंक्लूड पोर्शन तक हम कर चुके थे, आज डस नॉट इंक्लूड पोर्शन को खत्म करते हैं, फिर एक और डेफिनेशन करानी है इससे भी तगड़ी। ठीक है जी। वो 1.5 दिन वो भी खा जाएगी, पर बाबू समझ में आना चाहिए, मुझे तो ये लगता है, कितना भी टाइम लगे लग जाए। चलो जी। बाबू डस नॉट इंक्लूड पोर्शन लिखना मेरे साथ साथ, डस नॉट इंक्लूड। लो पुत्र, दोनों वर्ड नोट डाउन कर दो। जो इंक्लूड पोर्शन का थर्ड पॉइंट है, यहीं से डस नॉट इंक्लूड का फर्स्ट पॉइंट भी बन जाता है। इधर देखना, इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट्स, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, इट इज इंडिया। ऑन द सेम लॉजिक कहता है एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कहाँ पर लिखा है? डस नॉट इंक्लूड में। कहता है इंडिया में शामिल मत करना। क्या शामिल नहीं करना? कोई भी एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री का हो तो भैया, अगर इंडियन एम्बेसी इन जापान है वो इंडिया है, अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो वो क्या है? वो भी तो जापान है। तो सही तो कह रहा है कि कोई भी फॉरेन एम्बेसी, कोई भी फॉरेन कॉन्सुलेट, कोई भी फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो, वो शामिल मत करना। फॉरेन कंट्री का होना चाहिए, शामिल नहीं होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? यानी कि मैं बोलूँ रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली, वो इंडिया नहीं हो सकता। जापानीज कॉन्सुलेट्स इन इंडिया, वो जापान का पार्ट है, वो इंडिया नहीं हो सकता। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, वो अमेरिका का पार्ट है, वो इंडिया नहीं हो सकता। रशियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो रशिया का पार्ट है, वो इंडिया नहीं हो सकता।
तो कोई भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट्स, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में एग्जिस्ट करता है तो बेटा वो इंडिया नहीं है, वो फॉरेन कंट्री ही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। अगर इंक्लूड का थर्ड पॉइंट क्लियर है तो बिल्कुल डज नॉट इंक्लूड का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल कॉपरेट है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फर्क याद है? एम्बेसी किसी भी देश की सिर्फ कैपिटल में होती है और कॉन्सुलेट्स हर बड़ी कंट्री में हो सकता है। एम्बेसी का काम उस कंट्री के साथ आपके रिलेशन को स्ट्रेंथन करना होता है, कॉन्सुलेट्स का काम उस देश के सिटीजन को आपकी कंट्री की अपॉर्चुनिटीज बताना होता है। याद है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। लास्ट वन, सबसे आसान मुद्दा और खत्म ये टॉपिक। कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड UNO। WHO का नाम सुना? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा ही सुन लिया होगा, कोविड में इसका नाम पक गए होंगे। ठीक है जी। UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या यूनाइटेड नेशन भी बोल सकते हो। कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड UNO लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। कहाँ लिखा है? डस नॉट इंक्लूड। मतलब कहता है कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, WHO और UNO सिर्फ एग्जांपल है, कोई और भी हो सकती है। मैं कहूँ वर्ल्ड बैंक, मैं कहूँ IMF, तो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है। कोई और भी हो सकती है, दोनों सिर्फ एग्जांपल है। कहता है ये दो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों ना हो, ये उस देश का पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि घूम फिर के मतलब क्या है, ये किसी भी देश का पार्ट मानी नहीं जा सकती। कोई देश ये नहीं कह सकता, अमेरिका ये नहीं कह सकता WHO मेरा, भाई वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी देश अपना राइट कैसे बता सकता है उस पर? अगर WHO का ऑफिस इंडिया में है तो इंडिया क्या कहेगा? इट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं नहीं, ये किसी भी देश की टेरिटरी का पार्ट बनेगी ही नहीं। कोई देश अपना राइट बता ही नहीं सकता इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आती है बेटा बात? सबसे आसान बात, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वो हमेशा इंटरनेशनल ही बनी रहेंगी, किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कंसीडर होंगे। क्लियरली लिखा है, डज नॉट इंक्लूड में। ठीक है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पूरा एनालिसिस क्लियर है? कुछ भी चीज जो रिपीट कराना चाहते हो आप करा लो, नहीं कराना चाहते मैं तुरंत नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन समझ में आएगी कल 3:45 बजे तक टोटल, यानी कि 1.5 दिन लगाएंगे। ठीक है जी। और बाबू कल मैं एक वर्कशीट नंबर 2 आपके लिए लेकर आऊँगा, जहाँ पर आप मुझे आइडेंटिफाई करके दोगे क्या चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है और क्या नहीं। ठीक है जी। स्टॉक वर्सेस फ्लो पे पहली वर्कशीट मिली थी, अब वर्कशीट नंबर 2 का टाइम है। ठीक है जी। बाबू मैं ना कल तक चाहता हूँ कि बिना ब्रेक में चलूँ, मतलब कल भी टेस्ट ना लूँ, परसों लूँगा आपका रिटर्न टेस्ट। ठीक है ना जी। और परसों के तुरंत बाद ना एक दिन के लिए ये चैप्टर हम रुक जाएंगे, एक दिन के लिए मैं कुछ और डिस्कस करूँगा पिछले चैप्टर पर, 1 मार्कस। वो MCQs हो, वो मैंने आपसे बात भी करी थी कि मैं ऐसे कराऊंगा, वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो, वर्जन रीजनिंग हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? अभी मुझे कुछ रिपीट करना है तो बताओ। US एम्बेसी इन इंडिया, US मानी जाएगी, इंडिया नहीं मानी चाहिए, क्योंकि देखो डज नॉट इंक्लूड पोर्शन में लिखा है, डज नॉट इंक्लूड में लिखा है कोई भी एम्बेसी, कोई भी कॉन्सुलेट, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्री का अगर इंडिया में है तो वो इंडिया नहीं। ठीक है जी। चलो जी बाबू लिखो मेरे साथ साथ नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन। नॉर्मल रेजिडेंट,
और डाउन करो फटाफट से बेटा। डस नॉट इंक्लूड पोर्शन में अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखा है, टोटल 6 हैं यानी कि 5 और हैं। तो अभी जरा सब सामने देखना मेरी तरफ। मैं बहुत सारी बातें पहले मीन्स पोर्शन से क्लियर करना चाहता हूँ। ये मीन्स पोर्शन है बेटा, ठीक है ना, और फिर डस नॉट इंक्लूड पर शिफ्ट करूँगा। आराम से सुनो बाबू। लिखते हैं हम, नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। बाबू हमने इतनी लंबी चौड़ी कि इसका मतलब समझ लो जरा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल रेजिडेंट आप मीन्स पोर्शन से बन जाओगे। बस डस नॉट इंक्लूड ने तो हटाया कि ये है नॉर्मल रेजिडेंट, मत मानना, ठीक है जी। अब सुनना आराम से। कहता है नॉर्मल रेजिडेंट कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेम कंसेप्ट इनकम टैक्स में भी है, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम इनकम टैक्स का भी होता है। और अच्छे से आपको ये बात बता देना चाहता हूं ताकि आपकी बुद्धि में पड़ जाए बेटा। कई बार ना मेरे पास कोई कंपनी आती है ऑडिट लेकर, एक डायरेक्टर है कंपनी का जी, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कर दो और मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं क्या वो कंपनी और क्या वो डायरेक्टर इंडिया के ही रेजिडेंट हैं, क्या वो इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे। और आपको बता देता हूँ, फॉर योर सरप्राइज कई बार ऐसा होता है कि कंपनी तो निकल रही होती है इंडिया की रेजिडेंट और डायरेक्टर निकल रहा होता है फॉरेन का रेजिडेंट। और अगले साल क्या होता है, कंपनी तो निकल रही होती है फॉरेन की रेजिडेंट और डायरेक्टर निकल रहा होता है इंडिया का रेजिडेंट। ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं लगता, सिर्फ इंसान ही नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। और लॉ ने क्लियरली बोला इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट दोनों पे लग रही है बात। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या, इट मे बी पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी कंपनी, इट मे बी एचयूएफ, इट मे बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल है इसके अंदर। वो नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए 2 शर्तें हैं, इधर देखना। सबसे पहली बात, नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। कहता है वो ऑर्डिनरली एक ही कंट्री में रहता हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही कंट्री आ रही हो। अब बेटा बार बार मैं कोई सिर्फ कंट्री कंट्री बोलूँगा डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मैं नॉर्मल रेजिडेंट की नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको ताकि आसान हो जाए समझना। मैं हर जगह अब जहाँ कंट्री कंट्री आता जाएगा मैं इंडिया इंडिया रिप्लेस करता जाऊँगा। समझ में आ रही बात। वर्ल्ड वाइड नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन भी सेम है, ये कोई इंडिया की डेफिनेशन नहीं है, वर्ल्ड वाइड एक जैसी डेफिनेशन है, डोमेस्टिक टेरिटरी की भी और नॉर्मल रेजिडेंट की भी। देखो बेटा, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा प्रोवाइडेड ये 2 शर्तें शामिल हो। Who ordinarily resides in India, ordinarily resides in India क्या मतलब होता है कि अगर पिछले 365 दिन में यानी कि पिछले पूरे साल में अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो तो हम बोलते हैं वो ordinarily resides in a country, मतलब लगभग आधे से ज्यादा दिन इंडिया में रहो। समझ में आ रही है बात। 182 दिन से ज्यादा रहो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि कंपनी का नाम है आईटीसी और उसका डायरेक्टर पिछले पूरे साल में 200 दिन फॉरेन कंट्री में रहा। फटाफट बताओ हो सकता है कि नहीं यार, बताओ यार, हो सकता है।
तो आईटीसी तो इंडिया की रेजिडेंट निकल जाएगी, पर उसका डायरेक्टर, क्योंकि वो इंडिया में रहा ही नहीं नॉर्मली, तो वो निकलेगा नहीं इंडिया का रेजिडेंट उस 1 साल के लिए। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बाबू कहता है नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? ये क्या चीज होती है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? बाबू आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 3 वर्ड हैं जो डिफाइन करते हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को: अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। अगर कोई इंसान इंडिया से अर्न करता है, इंडिया में खर्च करता है, इंडिया में एक्यूमुलेट करता है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑलवेज इंडिया। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट 3 वर्ड पर डिपेंड करता है: अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। ठीक है ना? मेरे एंगल से डेफिनेशन सोचना। नॉर्मल रेजिडेंट मींस एनी इंडिविजुअल हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री। ऑर्डिनरली इंडिया में रहता हूँ जी, 365 दिन इंडिया में रहता हूँ। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया, भैया इंडिया से ही कमा रहा हूँ, इंडिया में खर्च रहा हूँ, इंडिया में छोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। दोनों शब्द समझ में आए? ऊपर वाले, अगर आप ऑर्डिनरी इंडिया में रहते हो, ऑर्डिनरी इंडिया में रहना मतलब पिछले साल में आधे से ज्यादा इंडिया में रहना, और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया निकलना, इंडिया से ज्यादा कमा, इंडिया से ज्यादा जोड़ा, इंडिया में ज्यादा करता है, तो अब आप इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट बने रहेंगे, प्रोवाइडेड मतलब दैट्स नॉट इंक्लूड। अब बाहर निकालना शुरू कर रहा हूँ, किस किस को बाहर निकाल दो, बहुत आपकी बात मुझसे याद है, आपको 6 बातें आज सारी तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना, लेकिन रीअरेंज कर देते हैं, देखते हैं कितनी हो पाती है। सबसे पहली बात, किसको बाहर निकाला? कहता है फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ। कहता है अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो या फॉरेन विजिटर हो और आपने कंट्री विजिट की है इन 6 पर्पस के लिए, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं बनोगे। ये 6 बातें याद कैसे रहेंगी भाई? लॉ ने लिख के याद तो करनी पड़ेगी। मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, आर ने ना होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स करा और एसएससी का भी पेपर क्लियर करा। 6 याद रहेंगे: रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है जी, 6 के 6 वर्ड याद हो जाएंगे। आर ने एचएम का भी पेपर क्लियर किया हुआ और एसएससी भी, ठीक है, होटल मैनेजमेंट भी और एसएससी भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब आप वो आराम से सुनते जाना है, एनालिसिस तगड़ा है। तो वो कहता है अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर इंडिया आए इन 6 पर्पस के लिए, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। एक बात बता देता हूँ, वैसे मैं आपकी जनरल सेंस भी इनको बाहर निकाल दी, इसके लिए मुझे पढ़ाने की जरूरत है। एक बात बताना खुद सोच समझ के, आज बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये दोनों बॉडी बैठ गई और तय हुआ एक इंडिया में टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन टीम विजिट करेगी इंडिया फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने तक इंडिया में ही रहेंगे, इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। ठीक है जी, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में आ गई और 3 महीने से खेल रही है, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे? आप बताओ, जनरल साइंस क्या कहती है? बनने चाहिए? क्यों बनने चाहिए भैया? बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए ना? बनने भी नहीं देंगे। पढ़ो, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ, 6 पर्पस है, यहां से ऑस्ट्रेलियन टीम बाहर हो जाएगी। स्पोर्ट्स खेलने आए हैं ना, इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे। अच्छा, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता तो भी ना बनता। अच्छा, एक और बात सुनो, जब ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आई तो बहुत सारे फैन हैं ऑस्ट्रेलियन फैंस, वो भी पीछे पीछे आ गए, 3 महीने का वीज़ा लगवा के इंडिया, और 3 महीने तक इंडिया में ही रहे हैं। होते हैं ना कोई हार्ड कोर फैंस कि भैया टीम को अकेले नहीं जाने देना, पूरा सपोर्ट करना है। अच्छा, वो फैंस जो आए वो इंडिया का रेजिडेंट बनने चाहिए? क्या कहते हैं जनरल साइंस? बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए ना? नहीं बनेंगे। कहाँ से बाहर निकाला? रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट। समझ में आ रही है बात? वैसे आपको बता देता हूँ बाबू, बस हम ही हैं जो अपने आप को 6 डेज अ वीक या 7 डेज अ वीक घसीटते हैं, ठीक है ना, और पूरे पूरे साल घसीटते रहते हैं, और कई कई साल हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स को भी बाहर जाए हुए,
ठीक है ना। लेकिन फॉरेनर्स क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दो। या तो फॉरेनर्स 5 डेज अ वीक काम करते हैं, जो 5 दिन में कमाते हैं, सैटरडे सुबह क्लब में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और दारू में नशे में धुत 2 दिन पूरा एंजॉय करते हैं, ठीक है ना, और मंडे सुबह घर पहुंचते हैं। मतलब जितना 5 दिन में कमाया होता है, जब तक 2 दिन में उजड़ नहीं जाएगा उनको शांति नहीं। ठीक है जी। या 8-9 महीने साल भर में जॉब करते हैं, जितना जोड़ा सस्ते सस्ते देशों में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर ऐसे हैं जो इंडिया आते हैं। बाबू अपने साथ $1,00,000 लेके आ रहा है, कोई 2 लाख। अब आप समझो ना, $1,00,000 यहाँ आते ही सीधा मल्टीप्लाई 81-82 से होनी है, 82 लाख 81 लाख बन जाने हैं। पड़े कहाँ रहना है, 3 महीने तक हिलना ही नहीं इंडिया से। 3 महीने का वीजा लगा हुआ है, 3 महीने तक इंडिया से हिलना नहीं है। गोवा पड़े हुए हैं, अब देख लो कितने टूरिस्ट आते हैं। ऋषिकेश देखो हालात, ठंडे ठंडे इलाके ढूंढेंगे, पड़े रहेंगे 3-3 महीने तक। साहब सबने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, तो उनकी ज़िंदगी बहुत अलग है। हम मतलब हम ही हैं बस गधे जो खींचते रहते हैं। वो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम भोग रहे हैं, वो जीते हैं सच में, ठीक है ना। और फिर 3 महीने तक सब उजाड़ देंगे, फिर पहुंचेंगे 9 मंथ वर्क, फिर 3 महीने इंडिया। इंडिया जिंदाबाद। खर्चो 81 लाख रुपए भैया। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक जो मैंने बात करी, ठीक है ना। तो मैंने एक इंसिडेंट ऐसा पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आया था कि एक इंसान को फॉरेन में डॉक्टर ने बोल दिया जी आपको कैंसर है, 1 साल ही आपके पास है। उसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कमाई थी, उसने खर्च नहीं शुरू करने का, ऐसी की तैसी 1 साल है तो जीऊँगा। सारे काम धंधे छोड़ दिए, इतना पैसा कमाया था सब उजाड़ दिया। 1 साल बाद दोबारा रीचेक कराने पूछा तो पता लगा वो रिपोर्ट गलत थी। इतनी तेजी से पैसा उजाड़ते हैं, अरबों रुपये उजाड़ दिया उसने 1 साल में, पता लगा बाद में रिपोर्ट ही गलत थी। ठीक है जी। तो हालात ये है, तो वो समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हमारे आसपास, ये LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, ठीक है ना, जलंधर में। नाम सुना होगा कभी ना कभी, आपने TVR देखा होगा। वो बहुत सारे देश के रेजिडेंट वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे देश के पढ़ रहे हैं। कम से कम 8-9 नेशनल्स के लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर। साउथ अफ्रीका से काफ़ी काफ़ी लोग हैं बेटा जो हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। वह खुद समझना कि अगर वो साउथ अफ्रीका से पढ़ने यहाँ पर आए हैं, अगर मीन्स पोर्शन देखो, मीन्स पोर्शन के हिसाब से तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन गए। क्यों? वो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री। 365 के 365 इंडिया है, वो तो 5 साल के लिए हैं पूरी डिग्री के लिए। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इंडिया निकलेगा। ठीक है जी। आप खुद समझो, खर्च तो सब कुछ इंडिया में रहे हैं, अगर कुछ वहां से आ रहा है तो वो भी जोड़ इंडिया में रहे, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया निकलने का लगेगा। लेकिन डस नॉट इंक्लूड पोर्शन, कहता बाहर निकाल दो, क्योंकि वो स्टडी के लिए आए हैं, है ना इसमें वर्ड स्टडी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया जितना रिक्वायर्ड था, मुझे बताओ कोई दिक्कत आई तो। समझ में आ गई पहली बात? आगे बढ़ाएं बात को। वो कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अगर ये लिखना है तो पूरे वर्ड लिखना, अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। नोट डाउन करना। अभी नहीं समझ आ रहा इसको, क्योंकि इसे समझाऊंगा तो 10 मिनट जाएंगे।
है नहीं उतना टाइम। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।